So students, based on your response that you have given in today's class, right, in the morning, I think I need to, revisit the concept of stoichiometry and limiting reagent. Okay, so stoichiometry and limiting reagent are not very, tough part, but questions may appear a little bit confusing in the start at the beginning, but eventually you will get accustomed to solve these questions. So let us start with the chemical reaction. A general chemical reaction in a general chemical reaction is written by AA plus small bb small c of C plus D of B. So in the last class I told you that A, B, small c and small d. These are known as A, B, small c, small d. These are known as stoichiometric कोएफिशिएंट, राइट। तो जो रिएक्शन में अपीयर हो रहा है ए और बी क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दीज आर रिएक्टेंट। जो राइट साइड पे है हमारा कैपिटल सी एंड कैपिटल बी, दीज आर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो टर्म अपीयर हो रहा है ए बी सी एंड डी स्मॉल वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ये अपीयर हो रहा है तो फॉर एग्जांपल हम बताए थे कल कि सपोज हम लिखते हैं H2 plus O2 इट गिव्स H2O। ये भी सही है कि इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ये तो पता है। लेकिन ये बस एक सिंपल जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2H2 plus O2 this will convert into 2H2O। अब ये हो गया हमारा बैलेंस्ड, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन यानी जो प्रोडक्शन ऑफ वाटर है उसको सबसे पहले हम बताए कि इस तरीके से हमारा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसको बैलेंस कर दिए तो पता चला कि बैलेंस करने के बाद जो टर्म अपीयर हो रहा है उसको हम बोल दिए कोएफिशिएंट या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बैलेंस्ड रिएक्शन में, आई रिपीट, इसमें बैलेंस्ड रिएक्शन में ये बताता क्या है, ये 2 हो गया, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर 2 हो गया, तो ये बता क्या रहा है। अभी देखो तुम क्या सोच रहे हो, इसको सोच 2 molecules of H2, 2 molecules of H2 reacts with 1 molecule of O2 to produce 2 molecules of water। ये हमको दिख रहा है, यही अभी तक समझते हैं। अच्छा बताओ, 2 molecules of H2, इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं इसको 2 moles of H2, 2 moles of H2, इसको लिख सकते हैं 1 mole of O2 और इसको लिख सकते हैं 2 mole of H2O। साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं, अच्छा 2 mole of H2 है, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राम में कितना हो जाएगा, H2 का अगर 2 मोल होगा, H2 के 1 मोल में 2 ग्राम, तो H2 के 2 मोल में कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। O2 के 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 1 मोल का जो मास होगा वो हो जाएगा 32 ग्राम और H2O के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम। यहाँ पर कितना है 2 मोल ऑफ H2O, दैट मींस 2 मोल ऑफ H2O रिप्रेजेंट्स 36 ग्राम, दैट इज 2 into 18 ग्राम, तो ये हो गया 36 ग्राम। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन टेल्स यू दैट मॉलिक्यूल्स means given number of molecules, that is 2 molecules will react with 1 molecule to produce 2 molecules of water, as well as it represents 2 moles of H2 is reacting with 1 mole of O2 to produce 2 mole of H2O. At the same time you may convert the mole amount or the molar amount into molar mass. So 2 moles of H2 will give you 4 gram, 1 mole of O2 will give you 32 gram, 2 mole of H2O will give you 36 gram. So I can say 4 gram of hydrogen molecule
is reacting with 32 gram of oxygen molecule to produce 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मॉलिक्यूलर कांसेप्ट में हम समझ सकते हैं, इसको मोल के कांसेप्ट में समझ सकते हैं, और मोल से फिर वापस ग्राम के यानी मास के कांसेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये तीनों ही कांसेप्ट ये बताता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं C+O2, ये दे रहा है हमारा CO2, बैलेंस दिख रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन is reacting with one molecule of oxygen, one atom of carbon is reacting with one molecule of oxygen to produce one molecule of CO2। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट में बोल दिए, वो भी सही है। मोल के कॉन्सेप्ट में बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये हो गया 1 मोल। O का भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 मोल, और CO2 का भी कोएफिशिएंट 1, तो ये हो गया 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि C के 1 मोल में कितना होता है 12 ग्राम, O2 के 1 मोल में होता है 32 ग्राम, और CO2 का हो जाता है 44 ग्राम। यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स विल रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं, देखो, क्योंकि रिएक्शन के पहले जो मास था वो था 32 + 12 44 ग्राम, रिएक्शन के बाद जो मास है वो भी है 44 ग्राम। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई या एस्टैब्लिश करने के लिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज an imbalanced chemical reaction tells you just about the way a chemical reaction actually proceeds, right? तो एक imbalanced reaction सिर्फ ये बताता है कुछ इस फैशन में हमारा रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जब बैलेंस करते हैं तो वहाँ क्या आ गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या सिंपली कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 पैरामीटर से डील करता है, या तो मॉलिक्यूलर कांसेप्ट में या मोल के कांसेप्ट में, और मोल हो गया तो मोल का तो मास निकाल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ H2 कितना होगा भाई, तो 4 ग्राम, 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा 32 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूल, मोल और मास तीनों के रिस्पेक्ट में हम इसको मतलब कि इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये लिखा है, इसका मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ H2, इसका मतलब 4 ग्राम हो गया। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हो रहा है रिएक्शन, मोलर लेवल पे कैसे हो रहा है रिएक्शन, या फिर मास के लेवल पे कैसे हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड इट्स वैल्यू। चलो इसके आगे अभी बढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ मूविंग अहेड, चलो इसको मिटा दिए। अभी पता चलेगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन कैसे है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्ट का यील्ड जानने के लिए वी मस्ट नो अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और वो कहां से आएगा, बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन। ऑलरेडी लेक्चर में बताया गया है कि बैलेंस करने के लिए यू कैन यूज हीट एंड ट्रायल मेथड, राइट। तो अभी मान लो एक रिएक्शन हम लगा रहे हैं कि CH4 मिथेन है, अच्छे से पता है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि एयर में हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंबशन जो है ये प्रोड्यूस करता है CO2 + H2O प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी को अभी हम नहीं लिख रहे हैं, वही एनर्जी हम बता रहे हैं कि फूड कुकिंग के प्रोसेस में काम आता है, राइट। तो CO2 + वाटर + हीट, ठीक है। तो ये CH4 + O2, ये रिएक्शन देख के तो लग रहा है कि भाई हमारा जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से मतलब प्रोसीड कर रहा है कि CH4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट देगा CO2 और H2O, ये पता चल रहा है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है वो हमको पता करने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ 4 है तो इधर लगा दिए 4 हो गया, तो हमारे पास O2 कितना हो गया, O2 + O2 यानी 4, तो इधर 2 लगा दिए। तो अब देखो लग रहा है कि बैलेंस हो गया। C1 1 मतलब बैलेंस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे
नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एक एलिमेंट का बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या बता रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गया। अभी हम मोल पे आ गए, तो अगर हम जहां बोल रहे हैं वन मॉलिक्यूल, तो बोलोगे कि सर आप वन मोल क्यों लिख रहे हैं? तो वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा? मोल। टू मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा? मोल। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे को हम क्या कर रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आ जा रहा है हमारा मोल में। तो मॉलिक्यूल बोलो या मोल बोलो, दोनों ही सेम बात को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो ये हो गया, इसका मतलब है कि वन मोल यहाँ है, यहाँ कितना हो गया? 2 मोल, यहाँ हो गया 1 मोल और ये हो गया 2 मोल। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि CH4 का 1 मोल चाहिए, ऑक्सीजन का 2 मोल चाहिए, तो जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा और वाटर का 2 मोल बनेगा। ये पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि CO2 का अगर हमको 2 मोल बनाना है, CO2 का क्या बनाना है? 2 मोल्स ऑफ CO2 you have to produce। ध्यान देना, यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। If you have to produce 2 moles of CO2, how much CH4 is required? How much CH4 is required? ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये कब आएगा? जब हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तब हम आगे से बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू बैलेंस, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर लिए। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ CO2 बनाना है, तो CH4 कितना जरूरत है? अब ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि CH4 अगर 1 मोल कंबशन होगा तो 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा। करेक्ट है, यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, हम पूरा ही लिख दे रहे हैं, विल बी प्रोड्यूस्ड by 1 mole of CH4। करेक्ट है, लेकिन बनाना कितना है? 2 मोल ऑफ CO2 बनाना है, तो दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 2 into 1 मोल ऑफ CH4। यानी कि इसका मतलब हो गया कि 2 मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड। यानी अगर हम बोले कि CO2 का 2 मोल्स बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि CH4 का भी 2 मोल्स है, और दिख भी रहा है 1 के लिए 1 बन रहा है, तो 2 के लिए इसका भी 2 का होना जरूरी है। चलो, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा डील किए। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के सेंस में ये क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि 1 मोल ऑफ CO2 is produced by 2 moles of oxygen। 2 moles of oxygen, यानी 1 मोल अगर CO2 बनाना है, 1 मोल अगर बनाना है, तो ऑक्सीजन का 2 मोल चाहिए होगा। और अभी मान लो कि हमको 5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, 5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 के लिए 2 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए? 5 into 2 moles of O2। इसका मतलब 10 moles of O2 चाहिए। ध्यान दो इस सारी चीज पे, सारे इवेंट पे ध्यान दो। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक इन्फ्लुएंस, सिंपल सा इन्फ्लुएंस निकालना है और इससे सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस। पहला स्टेप कर दिए बैलेंस, कहानी खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ CO2 बनाना है, तो CH4 कितना जरूरत पड़ेगा? ये बैलेंस रिएक्शन में पूछ रहा है ना। सो in order to find out the number of moles required, you have to see the relationship between two components only। जैसे CO2 और CH4 के बारे में बात कर रहा है, तो हम CH4 और CO2 को ही देखेंगे, बाकी इन दोनों को हम भूल जाएंगे। बाकी इनको अभी हम भूल गए। ये कहाँ कर रहे हैं? स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, लिमिटिंग पे नहीं जा रहे हैं, ध्यान देना। अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टोकोमेट्रिक। तो पूछ रहा है कि भाई CO2 कितना प्रोड्यूस होगा और CH4 कितना जरूरत है, तो सिर्फ CH4 और CO2 को ही ध्यान में रखना, बाकी को भूल जाना है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल, 2 मोल के लिए 2 मोल, 0.5 मोल के लिए 0.5 मोल। सिमिलरली
अगर ऑक्सीजन और CO2 के बारे में पूछ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 को देखेंगे, बाकी CH4 और H2O को भूल गए। ठीक है, तो पता चला कि CO2 का प्रोडक्शन जो है 1 मोल अगर हो रहा है तो उसके लिए 2 मोल ऑफ O2 चाहिए, करेक्ट। तो 5 मोल ऑफ CO2 अगर प्रोड्यूस करवाना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 × 2 मतलब 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर पूछ देगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्शन ऑफ वाटर के लिए, तो यहाँ भी दिख रहा है 2 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसके 5 मोल के लिए उसका 5 मोल चाहिए, क्योंकि 2 मोल है तो 1 मोल के लिए 1 मोल, ठीक है, 5 मोल के लिए 5 मोल। यानी कि हमसे पूछ सकता है कि भाई बताओ 5 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कराना है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कितना जरूरत होगा। सो क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, और 2 moles of water is produced by 2 moles of oxygen. So 1 mole of oxygen, water will be produced by 1 mole of oxygen. So 5 moles of water will be produced by 5 moles of oxygen. बहुत आसान है, जिन दो कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है उन दोनों को ध्यान देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ठीक है, कि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मास के बारे में बात कर लेंगे। अभी मोलर कॉन्सेप्ट में देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग मास के रिस्पेक्ट में। मास और मोल में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक बार मास आ गया तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल है तो मास में कर सकते हैं। अब जैसे CH4 प्लस O2 कन्वर्टिंग टू CO2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस किए कुछ ऐसे हो गया। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, 1 मोल 2 मोल 1 मोल एंड 2 moles, राइट। अब बताओ कि 1 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या है, 16 ग्राम। 2 moles ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 64 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, और 2 moles ऑफ वाटर इज 36 ग्राम। अगर हम पूछ दिए कि 180 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करना है तो कितना CH4 का जरूरत होगा। ठीक है, तो पहले क्या किए, बैलेंस किए, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो बताना है कि 180 ग्राम ऑफ वाटर बनाना है तो CH4 का जरूरत कितना है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो 180 ग्राम को हम लोग मोल में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों देख लो। 180 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करवाना है, यू हैव टू प्रोड्यूस 180 ग्राम ऑफ वाटर। सो 180 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास by molar mass, that is 10 moles of water, correct। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि भाई 10 moles of water प्रोड्यूस कराने के लिए CH4 का कितना जरूरत है। तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख लेंगे कि 2 moles of water, अब सॉल्व कर लें, 2 moles of water is produced by 2 moles of water is produced by 1 mole of CH4, राइट। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 moles ऑफ CH4, ठीक है। और हमारे 10 moles ऑफ वाटर के लिए हो जाएगा 1/2 into 10 moles ऑफ CH4, दैट मींस 5 moles ऑफ CH4। अब अमाउंट अगर ग्राम में लिखना है तो 5 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या हो गया, 5 मोल ऑफ CH4 का मतलब हो गया कि 5 into CH4 का मोलर मास कितना है, 16 यानी कि 80 ग्राम। तो यहां तक भी आंसर पूछ सकता है या इसमें भी आंसर पूछ सकता है। चलो, तो हम क्या किए कि पहले जो गिवन सब्सटेंस था उसका मोल में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेशन कर लिए। अगर किसी को मोल में कन्वर्जन नहीं करना है, मास लेके ही करना है, तो कहां से सॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। तो और इसको भी देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 180 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करवाना है। तो रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ CH4। अजी 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ CH4 in a balanced reaction. So 1 gram of H2O will be produced by 16 by 36 gram of CH4.
लेकिन प्रोड्यूस कितना करवाना है हमको, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम ऑफ H2O will be produced by 16 by 36 into 180 ग्राम ऑफ CH4, that is equal to क्या हो गया, 80 ग्राम ऑफ CH4। तो यहाँ पर 1 मिनट में समराइज कर रहे हैं कि 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एक तो हम कर सकते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल में है तो मोलर सेंस में निकाल लिए, जो कि 5 मोल्स आ गया। फिर भी अगर पूछ रहा है मास में, तो 5 मोल से हम लोग मास में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। तो 5 मोल्स ऑफ CH4 विल बी 5 into 16, दैट इज 80 ग्राम। तो मोल के कॉन्सेप्ट में ही हम आगे बढ़ गए और क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में मोल को मास में कन्वर्ट कर दिए। कुछ लोगों को अगर मास में ही सॉल्व करना है तो मास में करो। 36 ग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए 16/36, 180 ग्राम प्रोड्यूस करवाना है तो कितना चाहिए। तो बहुत ही ये साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, और इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिनके बारे में पूछा है सिर्फ उन दोनों को ध्यान में रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर बाकी को क्यों हम भूल रहे हैं, तो बाकी को इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या होगा, इसका अमाउंट अगर चेंज होगा तो दूसरे वाले का भी अमाउंट उसी तरीके से चेंज होगा, उसी रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इम्बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब सफिशिएंटली ये भी रिएक्शन में चेंज हो रहा है, जिसको अभी हमको दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर वाटर और CH4 के बारे में बात कर रहा है तो O2 और CO2 इसको भूल जाएंगे, सिर्फ रिलेशन देखेंगे CH4 और वाटर के बीच में कि इसका 1 मोल 2 मोल कर रहा है तो 10 मोल्स कितने में प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से हम लोग डील आउट करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कि प्रोडक्ट कैसे निकालना है, यील्ड कैसे निकालना है, और इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो ये तो हो गया कहानी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है। तो इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, जिन 2 चीज के बारे में पूछ रहा है जस्ट उसको कंसीडर करेंगे, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। इसका लॉजिक भी हम बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो आओ हम लोग देखते हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन जो है कब बनाना है, प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन कब करना है, इसको लेक्चर के एंड में बताएंगे। अभी देखते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसको बोलेंगे LR। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक रिएक्शन होता है, सपोज एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें A और B मिला रहे हैं, A पहले खत्म हो गया, कल भी बताया इस लेक्चर में कि A अगर पहले खत्म हो गया तो क्या B के साथ और रिएक्शन कर पाएगा, कुछ नहीं, उसको अवेलेबल ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो वो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, B के ऊपर, क्योंकि B खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिएक्शन को कौन लिमिट कर रहा है, B। तो B को हम लोग बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और A हो गया उस केस में एक्सेस। चलो इसको अच्छे से देखते हैं। मान लो A प्लस B कन्वर्ट कर रहा है C। अब B पहले खत्म हो गया, B का कुछ ऐसा अमाउंट है जो कि पहले खत्म हो गया। तो B अगर B इज कंज्यूम टोटली फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि B हो गया खत्म, तो A के साथ रिएक्शन करने वाला कोई बचा नहीं, तो प्रोडक्ट और C बनेगा ही नहीं, तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गया। तो B को हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। B को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द सब्सटेंस which is consumed 100% or completely, 100% or completely in a chemical reaction is known as limiting reagent, is known as limiting reagent, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस, जैसे देखिए A और B में B हो गया खत्म,
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो H2 प्लस O2 ये बना रहा है 2H2O, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इस रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? नहीं बता सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर सॉल्व करना है तो हमको पता होना चाहिए कि मेरे रिएक्शन में कितना अमाउंट H2 का है और कितना अमाउंट O2 का है। अदरवाइज लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करेंगे तो उसमें गिवन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का भी होता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे रिएक्टेंट के ऊपर, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो पहले से पता होगा। आर नोन, गिवन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स आर नोन। जैसे इस रिएक्शन को देख के हम नहीं बोल सकते कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है, क्योंकि ये तो बैलेंस रिएक्शन है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें तो सबका सब कंज्यूम हो रहा है, अच्छे से प्रोडक्ट बन रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कब पता चलेगा? जब हम बोल देंगे कि इसका x ग्राम है दिया हुआ, यानी कि हम अपने लैब पे गए और रिएक्शन को स्टार्ट किए, तो H2 का x ग्राम डाले, O2 का y ग्राम डाले, O2 का क्या डाले? y ग्राम, और H2 का डाले x ग्राम, ठीक है। तो पता करना है कि भाई इस दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यही तो होगा। टेक्निक तो यही बोलता है कि अब ये क्या है, x और y क्या है? गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। तो जब कभी भी गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रहे तभी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज गिवन अमाउंट नहीं है तो सिंपली इसके पहले जो बताया है कि C और O2 का CH4 O2 CO2 का रिलेशन निकाल के यील्ड परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो अब बताओ, अगर पता चल गया कि H2 का x ग्राम भी और O2 का y ग्राम भी, तो O2 पहले कंज्यूम हो गया, यानी y ग्राम हो गया, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, और x ग्राम का कुछ मान लो कि 2 ग्राम x ग्राम में से बच गया। तो पहले कौन कंज्यूम हुआ है? O2। तो O2 क्या हो गया हमारा? इस केस में हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या हो गया इस केस में? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या है? गिवन अमाउंट दे दिए कि x ग्राम है, इसका y ग्राम है। हम अपने लैब में गए, इसका x ग्राम मिला है, इसका y ग्राम मिला है। अब हमको वाटर प्रोड्यूस करवाना है, तो अमाउंट कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ध्यान से सुनो। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी प्रोड्यूस्ड will be completely dependent on the limiting reagent, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि और लिमिटिंग रिएजेंट होता तो ये 2 ग्राम जो x ग्राम में से बच गया है, ये भी रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, राइट और नॉट? तो H2 is sufficiently available to react, but the amount of O2 is completely consumed, as a result of which no amount of O2 is available to react with H2. So इसको हम बोल देंगे excess और दूसरे वाले को बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट और नहीं बनेगा भाई, H2 के साथ और कौन रिएक्ट करेगा? ये 2 ग्राम के साथ और तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट और बनेगा नहीं। यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। ध्यान से सुनो, इसको समझ कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम हो गया, तो दूसरा वाला, तीसरा वाला या एक रिएक्टेंट और बच गया जिसका अमाउंट तो कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ रिएक्ट करने वाला कोई और नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट और बनेगा नहीं, राइट? और प्रोडक्ट और नहीं बनेगा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट कब तक बनेगा? जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है, एक बार वो खत्म तो प्रोडक्ट और नहीं बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको निकालने के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को निकालते हैं और फिर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पहले वाले टॉपिक में जो पढ़े उसमें क्या हो रहा था कि CH4 प्लस 2O2 कन्वर्टिंग टू CO2 प्लस 2H2O, राइट? इस रिएक्शन में क्या हम कोई गिवन अमाउंट दे रहे
इसका x ग्राम है, इसका y ग्राम है, नहीं। हम सिर्फ बोल रहे थे इस रिएक्शन के बेसिस पे बताओ कि कितना CO2 का प्रोडक्शन होगा। इस रिएक्शन के बेसिस पे बताओ कि CO2 का x अमाउंट बनाने के लिए CH4 का कितना अमाउंट जरूरत होगा, राइट। वहां पर हम सब्सटेंस दे नहीं रहे थे, हम लोग इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही निकाल रहे हैं। यानी कि जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा तब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पता चलेगा, ठीक है। तो आओ इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट का बनता कैसे है, ओके। तो दो चीज को अभी हम एक बार फिर से फाइनलाइज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। यानी कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH4 प्लस 2O2 कन्वर्टिंग टू CO2 प्लस 2H2, ये एक रिएक्शन है। फिर से हम वापस इसी रिएक्शन को लिख रहे हैं CH4 प्लस O2 कन्वर्टिंग टू CO2 प्लस H2O, राइट। अब हम बोल रहे हैं इसमें बताओ कि 6 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए how many moles of CH4 is required, CH4 is required। तो इस ये तो बैलेंस रिएक्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि इसका 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 6 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कराना है तो 6 मोल ऑफ CH4 चाहिए। यहाँ पर तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में हर कुछ प्रेजेंट है। अगर ये 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, इसका 6 मोल के लिए इसका 6 मोल चाहिए, तो कितना चाहिए ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोल दिए इसका 6 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है, तो बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन जो है पता करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, गिवन अमाउंट दे दिया। तो CO2 का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट है। हो सकता है कि ये वाला पहले कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन वही रुक जाए, तो CO2 का प्रोडक्शन और नहीं हो पाएगा। और अगर CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो इस मेथड से निकालेंगे तो गलत आंसर आएगा। इसीलिए जब गिवन अमाउंट दे दिया तो पहले निकालेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, ओके। ये एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट और नॉर्मल एक प्रोडक्शन जो निकाल रहे हैं उसमें अंतर क्या है। यहाँ पर जैसे हम बताया कि CO2 पूछ रहा है हाउ मच इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट दे दिया तो कितना बनेगा ये पूछ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट और इसमें यही डिफरेंस है। हियर it is asking you about the required amount of different components of a reaction, different parts of a reaction. But in this case, you are being asked about the production of certain product based on the amount of substances that is being provided to you. ठीक है? Now, moving ahead, अभी देखते हैं कि limiting reagent होता क्या है। बहुत ही आसान है, ध्यान दो। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। प्लस O2 इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2O, करेक्ट। यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 15 लगाते हैं तो 12 हो गया। यहाँ 12 लगाते हैं 24, 6 लगाते हैं। I think it is this 12 into 2 24, 6 30 30, ठीक है। 6 into 2 12 12, करेक्ट। तो यहाँ पर सारा कुछ अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना तो सब में जरूरी है। तो इस रिएक्शन से पता क्या चल रहा है कि होना क्या चाहिए। यानी इसका अगर 2 मोल्स होगा तो इसका 15 मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा और इसके 12 मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा बनेगा और इसका 6 मोल्स बनेगा। बहुत आसान है, ध्यान दो। अभी तक इसी पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। लिमिटिंग रिएजेंट का अभी तक कोई इंट्रोडक्शन नहीं, अब आगे आएगा। अभी तक क्या बोल रहे थे कि भाई बताओ 12 मोल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है इस रिएक्शन के बेसिस पे तो हमको कितना लगेगा बेंजीन। तो हम कोई भी आएगा देखेगा, अच्छा 12 मोल्स बनाना है तब तो 2 मोल्स ऑफ बेंजीन की जरूरत है। अगर 24 मोल्स बनाना है तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, यानी 4 मोल्स ऑफ बेंजीन इज रिक्वायर्ड। अगर 48 मोल्स बनाना है तो यहाँ पर
8 moles of benzene are required, benzene are required। ये पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारा। अगर हम तुमसे पूछे कि 6 मोल ऑफ CO2 बनाना है इस रिएक्शन पे तो कितना बेंजीन का रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल्स से तो 12 मोल बनेगा, तो 2 मोल्स डाल देंगे क्या? नहीं डालेंगे। हमको बनाना ही है 6 मोल, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ बेंजीन डालेंगे तो हमारा रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, पूछ देगा कि 1 मोल ऑफ CO2 के लिए कितना जरूरत होगा O2, ठीक है, तो 12 मोल के लिए 15 मोल, तो 1 मोल के लिए 15/12, तो 6 मोल के लिए 15/12 इंटू 6 मोल, या जो भी अमाउंट पूछा गया। तो ये अभी तक बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट का, ठीक, उस पर किसके लिए कितना चाहिए। लेकिन अभी बात करेंगे, देखो ध्यान दो, अभी इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास 1.5 मोल ऑफ C6H6 गिवन है मेरे रिएक्शन में, तो O2 का कितना रिएक्टेंट का जरूरत होगा, O2 का कितना अमाउंट जरूरत होगा, ठीक है। अब आगे आओ, ध्यान देते हैं इससे क्या हो रहा है और इसी से हम सारी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो बताओ 2 मोल्स के लिए तो 50 मोल्स चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर 2 मोल्स ऑफ C6H6 50 मोल्स आर रिक्वायर्ड। 2 मोल्स के लिए चाहिए था रिक्वायरमेंट में, लेकिन अब अपने पास कितना है 1.5 मोल, तो 1 के लिए 15/12, और अपने पास है हमारे पास जो है 1.5 ही है, रिएक्शन हम जो करवा रहे हैं तो हमको जो मिला है वो 1.5 मोल ही मिला है, ठीक है। तो उसमें क्या कर दिया 15/12 इंटू 1.5 मोल्स ऑफ C6H6 O2 आर रिक्वायर्ड, यानी कि 2 मोल्स जब बेंजीन था तो उसके लिए 15 मोल चाहिए, लेकिन मेरे पास जो गिवन है, अब यहाँ से खेल शुरू होगा लिमिटिंग रिएजेंट का, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट का कहानी शुरू होने वाला है। तो गौर से देखिए 1.5 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 2 के लिए 15 चाहिए, 1.5 के लिए 15/12 इंटू 1.5 चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 कर दो, कितना हो गया 3 से 4 टाइम्स 5 टाइम्स, राइट, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 15/2 हो जाएगा ना, 15/2, तो 7.5 इंटू 1.5, तो ये 11.25 मोल्स ऑफ O2 का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि पता चल रहा है कि 1.5 मोल ऑफ C6 अगर दिए तो ऑक्सीजन का हमको सिर्फ और सिर्फ 11.25 मोल चाहिए। ये पता चला, अभी तक जो सीख रहे थे वहीं से तो आ रहा है ये, लेकिन इस रिएक्शन में गिवन दे दिए हम 1.5 मोल और इसका दे दिए 16 मोल। पूछ देंगे कि भाई बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, करेक्ट। तो ध्यान से देखना, 2 मोल के लिए चाहिए था 15 मोल्स, लेकिन मेरे हाथ में जो मिला वो मिला 1.5 मोल, और वो कैलकुलेशन हम स्टोइकोमेट्रिक से कर लिए कि भाई हमारे 1.5 मोल के लिए सिर्फ और सिर्फ 11.25 मोल चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन मिला कितना हमको 16 मोल, यानी कि जो आदमी हमको दे रहा है कि जाओ लैब जाओ तुम और रिएक्शन करवा लो बेंजीन का और ऑक्सीजन का, और बेंजीन हम 1.5 मोल तुमको दे रहे हैं और ऑक्सीजन 16 मोल दे रहे हैं, ठीक। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा CO2 और H2O, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे, और उसी को हम लोग पे करते हैं। तो 1.5 मोल के लिए पता चला कि हमको 11.25 मोल ऑफ O2 चाहिए। ये कैलकुलेशन कहां से किए, फर्स्ट पार्ट वाला याद करो, नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द स्टोइकोमेट्री, करेक्ट। अब यहां से पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है फॉर 1.5 मोल ऑफ C6H6 आई रिक्वायर ओनली 11.25 मोल्स ऑफ O2, लेकिन हमारे पास O2 जो मिला वो मिल गया 16 मोल, तो ज्यादा है भाई ये, यानी कि 1.5 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा जब तक इसका 11.25 मोल कंज्यूम होगा, बाकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पहले ही कंज्यूम हो जाता है, करेक्ट। अब मान लो कि 11.25 से कम ऑक्सीजन हम डालते हैं, सपोज डाल लेते हैं 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो ज्यादा रह जाता
लेकिन ये कम होता, यानी कि 1.5 मोल के लिए 11.25 चाहिए, लेकिन मिलता हमको 9 मोल ही ऑक्सीजन मिलता। तो उस केस में 9 मोल खत्म हो जाता और कुछ पार्ट इसका बचा हुआ रह जाता, तो उस केस में ये हो जाता हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये 9 मोल वाला भूल जाओ। अभी सिंपल तरीके से देखते हैं कि एक आदमी आया, वो हमको 1.5 मोल दे दिया बेंजीन का, 16 मोल दे दिया ऑक्सीजन का। तो पता तो चले कि रिएक्शन कहाँ तक होगा, वो कैसे पता चलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन जो करते थे उसी के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे कि 2 मोल के लिए चाहिए 15 मोल, जो कि हमको आ रहा है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिला उसके बेसिस पे हम बोले कि 2 मोल के लिए 15 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए 15/2 चाहिए, वहाँ 12 था उसको 2 कर दिया। तो फिर 1.5 के लिए 11.25 मोल चाहिए, बट तुम हमको दे दिए 16 मोल, क्या करेंगे उसका? तो बेकार है, एक्सेस है, यानी कि 1.5 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन बचा रहेगा लेकिन बेंजीन उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी के आधार पे प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बचा हुआ एक्सेस अमाउंट कितना होगा? 16 माइनस 11.25 मोल्स, तो 4.75 मोल्स जो है वो हमारा एक्सेस अमाउंट है जिसका कोई यूज नहीं है। तो अगर कैलकुलेशन हम ऑक्सीजन के बेसिस पे करेंगे तो प्रोडक्ट गलत आएगा, कैलकुलेशन करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट असल में हमारा क्या आ रहा है, वो सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन में जब भी गिवन अमाउंट दिया तो सिंपल सा काम करना है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, यहाँ तो हम मोल्स में दे दिए, और फिर मोलर रेशियो हम निकाल करके पता कर लेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, कल जो किए थे उसी क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ये 1.5 मोल मिला, ये 16 मोल मिला, चाहिए था हमको 1.5 मोल के लिए 11.25, लेकिन मिल गया 16 मोल। इसका मतलब 1.5 मोल 11.525 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बाकी 4.75 बेकार पड़ा रहेगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी बच गया ऑक्सीजन जिसका कोई यूज नहीं, कोई उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है। So in order to find out the product of a chemical reaction in which you are given the amount of the substance or the reactants, you must need to calculate or find out the limiting reagent. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, उससे आइडिया और अच्छे से मिल जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास A प्लस B2 रिएक्ट करके बना रहा है AB2, ऐसे भी हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका 1 मोल, अभी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल की जरूरत है। अभी हम इसमें दे दिए 200 मॉलिक्यूल्स, ध्यान दो समझ में आ जाएगा यहीं से, और इसका दे दिया 500 मॉलिक्यूल्स। तो पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो देख के ही बता देंगे कि भाई इसके एक के लिए एक चाहिए, तो 200 के लिए इसका 200 चाहिए, यानी कि 200 इसका मॉलिक्यूल्स जो है उसके लिए हमको 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 का जरूरत है, यानी एटम ऑफ, इसका मतलब क्या है कि 1 एटम, यहाँ सॉरी ध्यान देना कि इसका मतलब 1 एटम ऑफ A is reacting with 1 molecule of B to produce 1 molecule of AB2। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कार्बन एटम है, O2 है और बन गया हमारा CO2, कुछ उसी टाइप का 1-1-1 का रिलेशन। यहाँ एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन के आधार पर ये हम गिवन तुमको दे देंगे कि यू हैव 200 एटम्स ऑफ A, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। ध्यान दो, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट बहुत आसान है, तो पता चल रहा है कि भाई 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ B चाहिए, हमारे पास 200 एटम है, इसका मतलब 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 चाहिए।
लेकिन हमारे पास दे दिया है भाई 500 मॉलिक्यूल्स, तो 200 के लिए 200 तो रिएक्ट कर जाएगा, बाकी 300 मॉलिक्यूल्स जो है 300 मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे यूजलेस। क्या बोलेंगे? यूजलेस। इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? ये ऐसे ही बैठा रहेगा, इसको ए मिलेगा ही नहीं, ये रिएक्शन करेगा नहीं, ये बेकार पड़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, वो बच गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रोडक्ट तुम खुद सोच सकते हो कि 200 एटम will react with 200 molecules to produce 200 molecules of CO2। लेकिन अब ध्यान दो, अगर हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं कि 500 के हिसाब से तो ये 500 बनना चाहिए, लेकिन 500 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये 500 मॉलिक्यूल्स में 300 मॉलिक्यूल्स यूजलेस है, और ये पता कहां से चला? लिमिटिंग रिएजेंट निकाले तो पता चला। और लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन पता होना जरूरी है, और वो पता चलेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो पहला चीज क्या करना है? बैलेंस करना है। नाउ मूविंग अहेड, आई थिंक आज भी काफी टाइम हो गया इस लेक्चर में, लेकिन बहुत बेसिक सा चीज बता रहे हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल करवा देते हैं तो बहुत ही सही से समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास A plus 3B कन्वर्टिंग टू 2C, C कुछ भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक? A अगर कोई सब्सटेंस है तो 1 मोल कैसे इसके लिखते हैं? 1 मोल, इसका 3 मोल और ये 2 मोल बनेगा, यानी 1 मोल ऑफ A will react with 3 मोल ऑफ B to produce 2 मोल ऑफ C। लेकिन हमको मिला क्या? मिला हमको, इसका मिल गया हमको 5 मोल, और ये मिल गया हमको 14 मोल। चलो कैलकुलेशन करते हैं, ये गिवन है, और गिवन जैसे ही है तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, ठीक है? तो 5 मोल 14 मोल, तो इसको कैसे करेंगे? भाई 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 1 मोल ऑफ A के लिए 3 मोल ऑफ B चाहिए। मेरे पास है 5 मोल, यानी 5 मोल ऑफ A के लिए 5 × 3 मोल ऑफ B चाहिए, यानी 15 मोल्स ऑफ B का रिक्वायरमेंट है। 15 मोल्स ऑफ B का रिक्वायरमेंट है भाई हमारा, लेकिन हमको मिला कितना? 14 मोल, यानी कि 5 मोल के लिए चाहिए 15 मोल, और है हमारे पास 14 मोल, यानी कि ये 14 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और 1 मोल जो और चाहिए था वो तो है नहीं, यानी कि इसका जो 5 मोल में से कुछ अमाउंट बच जाएगा, यानी कि जो ये 14 मोल इस केस में क्या होगा? ये 5 मोल जो है केपेबल है 15 मोल तक को कंज्यूम कराने का, ये 5 मोल इज केपेबल टू कंज्यूम 15 मोल, बट यू आर गिविंग हिम ओनली 14 मोल ऑफ B। तो क्या करेगा? 1 मोल तो इसको और रिक्वायरमेंट रह गया, यानी कि ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाया, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तो ये हो गया इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ रहे हो? 5 मोल के लिए चाहिए था 15 मोल, लेकिन तुम दे रहे हो ओनली 14 मोल। 15 मोल तक वो रिएक्ट कर सकता था, लेकिन दे रहे हो 14 मोल, तो 14 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसका कुछ पार्ट बच जाएगा, इसलिए ये हो गया एक्सेस। तो आई थिंक अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है? काफी डस्ट हो रहा है बोर्ड में, तो 2 मिनट में लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल वाले क्वेश्चन को तुम लोग को प्रूव करना है, इसलिए तेजी में करेंगे कि एक रिएक्शन में जिसमें बताए थे 50 kg ऑफ N2 रिएक्ट्स इज मिक्स्ड विद ये हैंडराइटिंग समझ में आना चाहिए, 10 kg ऑफ H2, फाइंड Lr एंड प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना, N2 gaseous is reacting with H2 gaseous to produce, चलो NH3 लिखते हैं फिर, तो यहाँ पर लगा दिए 2 और यहाँ लगा दिए 3, तो बन गया हमारा ये बैलेंस रिएक्शन। अब ये बैलेंस रिएक्शन बोल का दे रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 will react with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3। ये रिएक्शन का बैलेंस पार्ट हमसे बोल रहा है, ये स्टोइकोमेट्रिक पार्ट बोल रहा है, लेकिन हमको मिला क्या? वो है हमारा गिवन।
5, राइट। तो गिवन हमको मिल गया 50 kg और इसका मिला 10 kg। तो पूछा है भाई ये कितना बनेगा और बताओ इस दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अभी क्या करना है कि मोल का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इस मोल को हम ग्राम में कर सकते हैं, लेकिन चलो मोल से ही मोल में हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 50 kg है, करेक्ट, ध्यान देना 50 kg ऑफ N2, इसके अंदर मोल्स कितना होगा? 50 kg इज इक्वल टू 50,000 ग्राम, और एक मोल का मास, ये गिवन मास हो गया। N2 का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। तो ये हम बताए थे कल 17.86 into 10 to the power 2 moles, यानी 50 kg is telling you that it is actually 17.86 into 10 to the power 2 moles of N2 is there। यानी क्या किए कि मास को हम लोग मोल में कन्वर्ट किए, गिवन मास को ग्राम में कन्वर्ट किए और मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। वो नंबर ऑफ मोल्स है हमारा ये। अभी तक जो कर रहे थे वही है, मोल में दिया है तो मोल में हम लोग निकाल दिए, या फिर ये ग्राम है इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करके बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मोल से बनाएंगे, ठीक है। इसका 10 kg दिया है, तो 10 kg इज इक्वल टू 10,000 ग्राम, और H2 का मोलर मास क्या होता है? 2, तो ये हो गया 5,000 ग्राम। तो 5,000 ग्राम को लिख सकते हैं 5 into 10 to the power 3 मोल्स, 5,000 मोल्स होगा ना यहाँ पर, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया। अब दो चीज तो हमको मिल गया, स्टोइकोमेट्रिक पार्ट मिल गया, वो तो बैलेंस करने से मिल गया। दूसरा जो गिवन अमाउंट था उसमें कितना मोल्स है पता चल गया। अब पता करना है भाई इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, राइट। तो ध्यान दो क्या करते थे, यही तो करते थे कि 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ N2 requires 3 moles of H2, 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितना 17.86, तो इसको लिख सकते हैं 17.86 moles of N2 requires 17.86 into 3 moles of H2, यानी कि इसको करेंगे तो 53.58 into 10 to the power 2, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5.35 into 10 to the power 3, 358 into 10 to the power 3 moles of H2। गौर करो यहाँ पर कहानी खत्म कर रहे हैं, 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक पार्ट बोल रहा है। हमारे पास गिवन अमाउंट था 50 kg, तो 50 kg is equal to 50,000 gram divided by molar mass of N2 will give you number of moles of N2, that is 17.86 into 10 to the power 2 moles of N2. You have available with yourself 17.86 into 10 to the power 2 moles of N2, as well as you are having 5 into 10 to the power 3 moles of H2. Now you have to find out which one is limiting reagent. For that you have to revisit the stoichiometric part where it is telling 1 mole of N2 is reacting with 3 moles of H2. 1 मोल के लिए 3 मोल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास कितना है 17.86 मोल, उसके लिए कितना चाहिए H2, तो 5.358 into 10 to the power 3 moles of H2 is required। यानी इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट कितना हो गया 5.358 into 10 to the power 3 moles का रिक्वायरमेंट है। अगर कितना अमाउंट है N2 को कितना अमाउंट H2 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है 5 into 10 to the power 3, यानी कि इससे क्या है ये कम है, इसके लिए चाहिए कितना, लेकिन अवेलेबल है मेरे पास कितना ही, यानी कि चाहिए लगभग 5.5 के आसपास और है हमारे पास 5, तो ये इतना तक के साथ रिएक्ट कर सकता है 5.5 तक, ऑलमोस्ट 5.5 into 10 to the power 3 तक ये रिएक्शन के लिए कैपेबल है, लेकिन इसको मिल रहा है सिर्फ 5.10 into the power 3, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया बॉस, और ये बच गया, तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जितना जरूरत था उससे कम ही मिल रहा है, तो वो तो कंप्लीटली गया, और अगर वो गया तो वो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर गया, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो NH3 कितना बनेगा उसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ 3 मोल
बना रहा है 2 मोल्स, 3 मोल्स बना रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही प्रोडक्ट करेगा डिपेंड। तो 3 मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ NH3 और तुम्हारे पास कितना कंज्यूम हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है ये। अगर इतना होता तो ये भी जाता, लेकिन है नहीं, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड है क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा। तो है कितना 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ H2। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 × 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ NH3 विल बी प्रोड्यूस्ड और इसको निकाल करके आंसर आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट में क्या किए, गिवन अमाउंट को मोल्स में कंपेयर किए, मोल्स में आ गया और मोल्स में आ गया तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता किए कि एक के लिए 3 चाहिए, जो मेरे पास है उसके लिए कितना चाहिए, तो वो चाहिए हमको इतना, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ इतना, इससे ये कम है। यहाँ तक ये रिएक्ट कर सकता है लेकिन उससे भी कम मिला तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ये लिमिटिंग हो गया। ये इतना के साथ रिएक्ट कर सकता था लेकिन मिला इसको इतना ही से, तो इसका कुछ पार्ट बच गया, वो हो गया एक्सेस। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ N2, ठीक है, और इन द रिएक्शन, ठीक, वो भी निकाल सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, तो वो हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पीछे वाले पार्ट को रिवाइंड